अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। सावली सलोनी कात्यायनी को हर मायने में कुशल गृहिणी कहा जा सकता था, लेकिन पता नहीं यह उसके भाग्य का दोष था या फिर उसके व्यवहारिक बुद्धि। उसके ससुराल में सभी उसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझते थे। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी ब्याह करके आने के बाद से ही उस बेचारी को कभी भी उचित मान सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वह वास्तव में अधिकारी थी। कात्यायनी के ब्याह को 5 साल हो चुके थे। 3 साल के प्यारे से नटखट बेटे टुकटुक की माँ थी वो। अब साल भर पहले देवर का ब्याह भी हो गया था, तो उसे घर की बड़ी बहू के साथ ही जेठानी का ओहदा प्राप्त हो गया था। देवरानी कलिका का मायका उसी शहर में ही था और वह अपनी शादी से पूर्व अपने जेब खर्च के लिए एक निजी संस्थान में छोटे अस्थायी पद पर नौकरी कर रही थी। शुरू में जब भी कभी कात्यायनी के देवर मृणाल की ब्याह संबंधी चर्चा घर में चलती थी, तब सास ससुर समेत घर के हर सदस्य का यह कहना होता था कि घर में कामकाजी बहू कभी नहीं लाएंगे। मगर कहते हैं ना कि हर बार परिस्थितियों पर निर्भर करती है और भविष्य का एकदम सही अनुमान कोई नहीं लगा सकता। मृणाल को अपने दोस्त की शादी में एक लड़की दिखी जो उसे पहली नज़र में बहुत पसंद आ गई। संयोग से वह उनके समाज की ही निकली। उसके जिद करने पर जब भी कलिका को देखने गए थे, तब रिश्ता पक्का होने से पहले इस संदर्भ में भी चर्चा छिड़ी थी। कात्यायनी के सास ससुर ने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि उनके घर की बहू बनने के लिए कलिका को नौकरी छोड़नी होगी। तब माता पिता के साथ स्वयं कलिका ने भी यह शर्त सहर्ष मान ली थी और रिश्ता पक्का हो गया था। फिर 6 महीने के भीतर हंसी खुशी से ब्याह भी संपन्न हो गया था। कलिका ने चुपचाप अपने संस्थान से 3 महीने का अवैतनिक अवकाश ले लिया था। ससुराल में सबने समझाया कि उसने नौकरी इच्छा का मान रखते हुए नौकरी छोड़ दी है, लेकिन 1 माह बीतने से पहले ही कलिका ने अपने पति के सामने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उसे अपनी नौकरी से बहुत प्यार है। वह लगा लगाया पसंद का काम छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती। इस थोड़े समय में ही मृणाल कलिका के रंग में पूरी तरह से रंग चुका था, जिसे राजी करने में उसको ना तो अधिक समय लगा और ना ही ज़्यादा मेहनत। अगले दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी नाश्ता कर रहे थे। दोनों विवाहित ननंदे भी स्थायी थी, वे भी आई हुई थी। कात्यायनी सभी के मनपसंद गरम गरम आलू के पराठे बनाती जा रही थी और हमेशा की तरह दौड़ दौड़ कर लाकर परोसती जा रही थी। ससुर जी के डायबिटीज का ध्यान रखते हुए उनके लिए गोभी के पराठे भी बनाए थे। तभी अचानक मृणाल ने भाभी के साथ बिना काम के यूं ही मजबूरी के पीछे पीछे डोल रही कातिका को अपने साथ अपने ही प्लेट में खाने को बुला लिया। सबके सक्षम नई नवेली पत्नी की वकालत करते हुए कहने लगा, कलिका को भूख सहन नहीं होती है। मम्मी जी फोन पर बता रही थी कि टाइम से न खाए तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है, एसिडिटी के कारण। इसीलिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा या शायद कहते नहीं बना। कलिका भी तुरंत ही मृणाल के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और उसकी प्लेट से ही लेकर खाना खाने लगी। कात्यायनी को यह बात अच्छी तो नहीं लगी, मगर उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उल्टा एक और प्लेट लगाकर देवरानी के सामने रख दी। वह पूर्वव्रत सबको परोसती रही और देवरानी जी आराम से सबके साथ खाती रही। अगले दिन भी इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। आज तो मृणाल को बोलना भी नहीं पड़ा। कलिका पहले से ही अपने पति के बाजू जाकर बैठ गई और सबके साथ अपनी प्लेट का इंतजार करने लगी। आज कात्यायनी ने डोसा, सांभर और नारियल की स्वादिष्ट चटनी बनाई थी। उसे 2-4 दिनों के लिए मेहमानों की तरह आई ननदों से तो कोई उम्मीद नहीं थी, मगर देवरानी और सास से अवश्य थी कि कम से कम प्लेटें लगाने में उसकी मदद कर दे, ताकि उसकी भागम भाग थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह बेचारी सालों से यह सब कुछ देखती और सहती आ रही थी। हो सकता है आज भी चुप ही रह जाती, पर इस बार बात कुछ और हो गई।
जिससे उसे सब्र का पैमाना छलक गया। जब सबने चटखोर लेते हुए लगभग नाश्ता खत्म किया ही था कि अचानक पहले से तैयार योजना के अनुसार मृणाल ने अपने माता पिता को लक्ष्य कर बोलना शुरू किया। पापा मम्मी, हमें आप लोगों से कुछ कहना है। वो क्या है कि कलिका दोबारा से जॉब करना चाहती है। इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है ही, फिर उसकी दिली इच्छा भी है, फिर क्यों वह अपना मन मारे। मैं भी चाहता हूँ कि वह अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए नौकरी ज़रूर करे। आजकल का ज़माना माथे पर घूंघट डालकर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का नहीं है, बल्कि पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ हर तरह से निभाना चाहिए। अंतिम शब्द बोलते हुए उसकी उड़ती दृष्टि भाभी पर चली गई थी, मानो मुफ्त के रोटियां तोड़ने का ताना उसी को दे रहा हो। कात्यायनी मानो आसमान से गिरी पड़ी देवर की ये दोगली बातें सुनकर नहीं, बल्कि उसकी हाँ में हाँ मिला रही सास और दोनों नंदों का रूप देखकर गिरगिट की तरह रंग बदल देने वाले लोगों को देखकर वो बेचारी कुछ समझने के लिए तो सज्ञा शून्य हो गई थी। फिर होश संभालने पर उसने ठीक सामने की कुर्सी पर बैठ चुपचाप नाश्ता कर रहे पति मृगांक की ओर बड़ी उम्मीद से देखा। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर छाई निर्लिप्तता को भांपकर कात्यायनी ने मन में दुखी की एक लहर उठ गई। अब वो वहाँ रुक नहीं सकी, क्योंकि उसे लगा उसकी रुलाई फूट पड़ेंगी। भारी कदमों से वह अपने कमरे में आकर बिस्तर पर ढह गई। उसका मन जैसे मन भर भारी हो चुका था। अनायास बह आए आंसुओं के साथ वह अतीत को याद करने लगी। प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर के साथ एमए डिग्री धारिणी कात्यायनी ने माता पिता के ढूंढे रिश्ते पर पूरा भरोसा रखते हुए बिना कोई प्रश्न उठाए अपनी हाँ की मुहर लगा दी थी। बड़े से घर में रहने वाले ससुराल के संयुक्त परिवार ने शुरू में उसे हाथों हाथ लिया था। एक हफ्ते बाद ही घर के सभी कामों की जिम्मेदारियां उसे सौंप दी गई थी। वह भी सब लोगों के प्रेम और अपनत्व से सम्मोहित सी सबकी खुशियों में ही अपनी खुशी देखने लगी थी। उसकी निर्दोष बुद्धि को कभी किसी का स्वार्थ समझ में ही नहीं आया था। घर के बड़ों द्वारा अपनी बहू को नौकरी न करने देने की बात को अपनी शादी के कुछ समय बाद ही एकदम सामान्य रूप से लेने लगी थी, क्योंकि घर का माहौल ही कुछ ऐसा था। घर और अपने मन मस्तिष्क की सुख शांति के लिए उसने अपनी किशोरावस्था से पाले हुए आत्मनिर्भरता के स्वप्न को करते हुए की बेड़ियां पहना दी थी और स्वतंत्र पहचान बनने की महत्वाकांक्षा को आदर्श बहू और सुगर गृहिणी नाम के सुनहरे फ्रेम में मढ़कर ससुराल की दीवार पर टांग दिया था। कभी कभी उसे आत्मग्लानि भी होती थी जब वह स्वयं से कम प्रतिभाशाली अपनी बहनों, सहेलियों और सहपाठियों को अपने पांव पर खड़ी खुली हवा में सांस लेते देखती थी। अपने सुनहरे सपनों को ऐसे भुला देने की बात सोचकर उसे तनाव होने लगता, मगर ढेरों उत्तरदायित्वों से चौतरफा घिरी वह अधिक समय तक इस विषय को याद ही नहीं रख पाती थी। फिर बीतते समय के साथ धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी उसका साथ छोड़ने लगा था। अब तो उसे लगने लगा था कि वह वास्तव में कुएं की मेंढक ही है जो घर से बाहर निकलकर कुछ नहीं कर सकती। उसके सारे कोमल स्वप्न अब मृत प्राय हो चुके थे। अब कुछ नहीं हो सकता। यह जन्म अब ऐसे ही बिना मान सम्मान के निरर्थक घूट घूट कर ही बीतेगा। उसका भरा हुआ हृदय चित्कार कर उठा था, बड़ी बहू, सबकी चाय का बकत हो चुका है, कहाँ जम गई हो जाकर। इतनी ढीली कि क्या कहे। सालों बीत गए सिखाते, मगर इसके शरीर में तो फुर्तीली है ही नहीं। सासू माँ की कर्कश आवाज सुनाई दी और कात्यायनी चिहुक कर वर्तमान में लौट आई। हड़बड़ाती हुई किचन की ओर भागी। उसकी भूख मर गई थी शायद। याद ही नहीं था कि आज उसने नाश्ता नहीं किया है। जल्दी ही कलिका 15 दिन के लिए अपने हनीमून टूर पर चली गई थी, जबकि कात्यायनी के विवाह के तुरंत बाद उसकी सास ने कहा था,
ये हनीमून सनीमून जैसे बेशर्मी भरे रिवाजों को हमारे खानदानी परिवार में अच्छा नहीं समझा जाता और हमें तो अपने बेटा बहू को ज़्यादा दिन अपनी आंखों से दूर रहने भी नहीं देंगे। उस समय भी घर में सभी का रूप भाप कर उस नवविवाहित ने अपने नए नवेले अरमानों का गला घोट लिया। बिना एक शब्द कहे कलिका जब हनीमून मनाकर लौट कर आई, मानो उसे चिढ़ाने के लिए अपने मस्त भरे समय की तस्वीरें और मृणाल द्वारा समय समय पर दिल वाले गए गिफ्ट सबको बार बार दिखाती रही, सभी जगहों की ढेरों बातें बताती रही, सभी मजे लेकर उसकी बातें सुनते भी रहे। फिर अगले दिन सुबह ही घोषणा सी करते हुए सबको बताया, जीजी हमारे यहाँ 1.25 महीने तक नई दुल्हन से घर के काम नहीं करवाए जाते हैं, अब शगुन माना जाता है, माफ़ कीजिएगा मैं रसोई में आपकी मदद अभी नहीं कर पाऊंगी। और इसी तरह नित्य नए बहाने से कलिका ने गृह कार्यों से भरसक दूरी बनाए रखा। 3 महीने बीतने के बाद जब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी तो उसने सीधे अपने पुराने दफ्तर की राह पकड़ ली। बेचारी बड़ी बहू कहा तो सपने पाले बैठी थी कि अब देवरानी के रूप में उसे एक छोटी बहन मिल जाएंगी जो उसका आधा बोझ बांट लेंगी, और यहाँ एक अतिरिक्त सदस्य की सेवा का भार उसके ऊपर और आ गया था, क्योंकि कलिका ने परोक्ष रूप से उसे जता दिया था कि चूंकि मैं कामकाजी हूँ, बाहर जाकर रुपए कमाती हूँ, अंततः बहुत थक जाती हूँ, साथ ही घर के महत्वहीन कामों के लिए मैं बिल्कुल नहीं बनी। फिर आप तो आराम से घर पर ही रहती हो, पैसे भी नहीं कमाती, यानी कि मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, तो बाकी लोगों के साथ मेरे कुछ निजी कामें करना तो आपकी जिम्मेदारी ही है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन शाम को कात्यायनी से मिलने रम्या आई, जो कभी उसकी क्लासमेट थी और अब 7-8 महीने से पड़ोस वाले घर की बहू। रम्या ने देखा कि वह रसोई में अकेली रात के खाने की तैयारी में लगी हुई है। उसके सास ससुर बाहर बारात में ठंडी हवा के मजे ले रहे थे, उसका पति और देवर टीवी देख रहे थे और कलिका का कहीं अता पता नहीं था। पूछने पर कात्यायनी ने बताया कि वह अपनी नौकरी से 6-6:30 बजे तक लौटती है और थकी होने के कारण कभी उसकी कोई मदद नहीं करती। रम्या न केवल बहुत संवेदनशील थी बल्कि बहुत समझदार भी थी। सखी की आंखें में उभर आई नमी से वह सारी कहानी समझ गई। उसका मन सहानुभूति से भर उठा। तत्काल उसका उत्साहवर्धन करती हुई वह बोली, तुम तो साक्षात सरस्वती की कन्हू, भूल गई हो क्या? जब तुम मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे तब गणित वाले आचार्य जी के कड़क स्वभाव के डर से कई सवाल समझने में न आने के बाद भी चुपचाप बैठे रहते थे। उनके पूछने पर कि सबको समझ में आ गया पाठ, सब एक स्वर में ही हाँ भी बोल देते थे और उनके कक्षा से निकलते ही जब 15 मिनट का रिसेस हो जाता था तब सब तुमसे सवाल हल करवा कर सीखते थे। तुम तो असली हीरा हो बहन, बस समय के साथ विपरीत माहौल की धूप जम गई है जिसे झाड़कर अपनी असली चमक दुनिया को दिखा सकती हो। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। सहेली के सांत्वन भरे उत्साहित करने वाले शब्दों ने कात्यायनी के मन मस्तिष्क में जैसे कोई जादू कर दिया था। मानो संजीवनी मिलने से उसके मृत सपने फिर से जी उठे थे। वह नए उत्साह से भरकर अपने जीवन को नया मोड़ देने के लिए कमर कसकर तैयार होने लगी। घर के अन्य सदस्यों की तो छोड़ो, कात्यायनी के पति मृगान ने भी उसके सपनों की अपेक्षा करके आज तक उसके अरमानों को कुचला ही था। अंततः उसने घर में किसी से भी कोई उम्मीद नहीं पाली। उल्टा उसे डर था कि आत्मनिर्भर बनने की उसकी महत्वाकांक्षा अगर किसी को पता चल गया तो साथ देना तो दूर, सभी रोड ही अटकाएंगे और वह कभी सफल नहीं हो पाएंगी। इसलिए इस बार उसने अपनी मंशा किसी के सामने जाहिर नहीं होने दी। रम्या की सहायता से जल्दी ही उसे 10वीं-12वीं कक्षा के गणित और भौतिक के 4-5 विद्यार्थी मिल गए जो किसी योग्य टीचर की तलाश में बहुत दिनों से परेशान थे। अब उसे कम से कम 2 घंटे का समय खाली चाहिए था।
जो कि घर के कामों में उसे मुफ्त में मजदूरी की तरह लगाए रहने वाले परिजन तो देने से रहे। तो उसने रम्या की मदद से इसका तोड़ भी निकाला। रम्या ने एक दिन अचानक से उसकी सास ननदों के सामने चारा डालते हुए कहा, मेरे मायके वाले मोहल्ले में एक समाज सेवी संस्था चैरिटी के तौर पर मुफ्त ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही है। अगर कन्नू वहाँ जाकर सीख लेती तो आप लोगों के ब्यूटी ट्रीटमेंट पर जो हर महीने मोटी रकम ब्यूटी पार्लर वाले लूट लेते हैं, उसकी पूरी बचत हो जाती। मगर अफसोस, आपकी बहू तो जाने से रही। एक तो ये सब सीखने में उसका मन ही नहीं है, ऊपर से फुर्सत भी नहीं घर के कामों से। उसको फिर थोड़ी सी सुस्ती भी है। तीर सही निशाने पर लगा और सास के साथ दोनों ननदें कात्यायनी के पीछे पड़ गई कि यह कोर्स तो ज़रूर कर लो, सिर्फ 3-4 महीने की तो बात है। आखिरकार अपनी मेहनत और रम्या की सहायता से एक दिन कात्यायनी शासकीय शिक्षिका बनने में भी सफल हो गई। अब उसने अपना और कलिका का काम आधा आधा बांट लिया था। उसने साफ कह दिया था कि एक दिन मैं सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाऊंगी, दूसरे दिन कलिका को बनाना होगा। कुछ ही दिनों में उसके हाथों के स्वादिष्ट भोजन आदि परिवार के लोग कलिका के बेमन से बनाए बेस्वाद खाने से तंग आ गए। सबके सब अपने अपने ढंग से कात्यायनी पर, तो तुम ही ऐसा खुटा तुड़ा कर भाग नहीं सकती। सबकी मर्जी है कि रसोई तुम्हें ही संभालनी होगी। सुन लो कान खोल कर। कात्यायनी तो कई दिनों से इसी समय का इंतजार में थी। लोहा गरम देखकर सही जगह पर चोट मारते हुए उसने तुरंत कहा, आपकी आज्ञा और घर के सब लोगों की मर्जी सर आंखों पर, लेकिन अब रसोई की सारी जिम्मेदारी कुछ शर्तों पे ही संभालूंगी मैं। पहली तो यह कि मुझ पर घर के दूसरे कामों का थोड़ा भी बोझ नहीं डाला जाएगा। दूसरी यह है कि कोई रोबोट नहीं हूँ मैं, मुझे भी थकावट होती, साथ ही मैं भी जीती जागती इंसान हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं। लोगों के बेवजह के तानों से, बदतमीजियों से मुझे भी चोट पहुँचती है, तो सबको मेरे मान सम्मान का वैसे ही ख्याल रखना होगा जैसे मैं छोटे बड़े का सबका रखती हूँ। मेरी ये शर्तें आप लोगों को मंजूर हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक। अपने वेतन से अपने लिए एक निजी सहायिका रखने की सोच चुकी हूँ मैं। केवल अपने पति और बच्चे का खाना बनाकर मैं स्कूल चली जाऊंगी, बाकी काम मेरी मेड देख लेंगी। जल्दी ही आलस और कर्मचारियों की मार कलिका के बुरे दिन शुरू हो गए। घर के कामों में फंसकर अब वह न तो अपनी नौकरी को पूरा समय दे पा रही थी, ना ही सही तरीके से अपना ध्यान ही रख पा रही थी। ऑफिस रोज ही देर से पहुंचती। थोड़े दिनों बाद उसकी वह टटपुंजिया नौकरी अंततः छूट ही गई, जिसके दम पर वह बढ़ चढ़कर बातें किया करती थी। कात्यायनी ने अपनी लगन और परिश्रम के बल पर देवरानी जेठानी की घर में भूमिका को 180 डिग्री घुमाकर रख दिया था। अब कलिका मेड को लेकर हांफती झींकती घर की साफ सफाई करवाती थी, कपड़े धुलवाती थी और सबके कपड़े रो धोकर प्रेस करती थी। बीच बीच में सबकी आज्ञानुसार मन ही मन सबको कोसते हुए उसकी अलमारियां जमाती थी, जैसे पहले जेठानी किया करती थी। दोनों नंदों का आना अब उसे बहुत भारी लगता और सास तो उसे सबसे बुरी लगने लगी थी, क्योंकि दिन भर उससे अपने इशारों पर नचाती जो रहती थी। थक हार कर एक दिन उसने अपने तरकरश का एक पुराना मगर अमोघ तीर निकालकर कात्यायनी को फिर से मात देने का तय किया। उसके बाद जाकर धम से पैरों के पास ही बैठ गई। फिर दुखड़ा रोते हुए कहने लगी, जीजी मुझे माफ़ कर दो, तुम जीती मैं हारी। तुमने एक बार प्रस्ताव रखा था ना कि तुम्हें सारे घर का खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूं तो जीजी फिर से अपनी रसोई संभाल लो ना। मैं तो निरी गवार ठहरी, तुम्हारी कुशल के आगे पूरे घर में सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा लायक हो तुम तो। कात्यायनी अब वह पुरानी वाली भोली भाली गृहिणी नहीं रह गई थी।
जो उसकी चालाकी समझ नहीं पाती। घर से बाहर निकलकर नौकरी करते हुए उसका पाला अलग अलग तरह के लोगों से पड़ता रहता था, जिनसे मिले अनुभवों से वह भी थोड़ी व्यवहारिकता सीख चुकी थी। अब तक तुरंत ही उसने बीते समय में कई बार उसका अपमान कर चुकी बदतमीज देवरानी को करारा जवाब पकड़ाया था। कलिका, आज जब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया है ना, तो फिर मेरा फाइनल डिसीजन सुन ही लो। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना? जरूर समझो बहना, तुमको हक है। केवल होशियार नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा होशियार समझो खुद को। मगर ये जो तुम सामने वाले को बेवकूफ समझ लेती हो ना, यहाँ गलती कर जाती हो। कलिका की ये हालत रो पड़ने वाली हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी कोशिश की। जीजी, मेरे बस का ना है तुम्हारे जैसे घर को एकदम अच्छे से चलाना। फिर हमारे घर में पैसों की कोई कमी भी नहीं है जो मुझे या तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत पड़े। देवर मृणाल पत्नी का पल्ला मजबूत करने उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ बोलने को मुंह खोलता, कात्यायनी ने उसकी दी हुई चोट भी ब्याह सहित लौटा दी। आज उसकी ओर तीखी नज़रों से देखते हुए बोली, घर के काम भी कोई काम होते हैं क्या? कलिका, जो इतनी परेशान हो रही हो, फिर आजकल का जमाना घूंघट डाल घर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का नहीं है। याद है ना, पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ हर तरह से निभाना चाहिए। तो देवर जी कामों में तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे। रही बात मेरी नौकरी की, तो जिस काम ने मेरी असली पहचान दुनिया को करवाई है, मेरी बेइज्जती करने वालों को सम्मान देने पर मजबूर कर दिया है, वह मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मृणाल और कलिका के चेहरे अपमान से काले हो गए। अतीत में भाभी के साथ किए दुर्व्यवहार का पछतावा उस काले रंग को और गहरा कर रहा था। दोनों के चेहरे पर एक अपेक्षित दृष्टि डाल कात्यायनी गुनगुनाती हुई रम्या के घर के ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।